रात के करीब 12:30 का समय हो चला था। घर के परिवार के लोग सब सोए हुए थे। तभी स्थानीय चौकी इंचार्ज का फोन आता है। वो बोलता है कि क्या मेरी बात राजेंद्र प्रसाद शर्मा से हो रही है। तो इधर से आवाज पहुंचती है, हाँ बात तो कर रहा हूं सर, क्या बात है। तभी वो चौकी इंचार्ज कहता है कि 2 आर्मी के ऑफिसर हैं, आपसे मिलना चाहते हैं अभी के अभी, अर्जेंट के अर्जेंट। अपने घर का एड्रेस दीजिए, हम भी फोर्स के साथ आपके पास पहुंच रहे हैं। बस जैसे ही शर्मा जी ये बात सुनते हैं, वो थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। पास में ही उनकी पत्नी भी लेटी हुई थी। उनकी आंख खुल जाती है। वो पूछती हैं, इतनी रात में किसका फोन आया, क्या बात है, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। तभी वो कहते हैं कि वो चौकी इंचार्ज का फोन था, वो कह रहे हैं कि 2 आर्मी के ऑफिसर हमसे मिलना चाहते हैं। तो वो महिला कहती है कि इतनी रात में इन लोगों का हमारे घर पर आने का क्या मतलब है, क्या बात है। एक तरफ महिला भी घबराई हुई थी, उनके पति भी घबराए हुए थे, सकपकाए हुए थे, समझ नहीं पा रहे थे कि ये पुलिस, ये आर्मी वाले उनके घर पर इस वक्त क्या करने के लिए आ रहे हैं। अपने घर का एड्रेस देते हैं। पुलिस और आर्मी वाले जब पहुंचते हैं तो दोनों बुजुर्ग ये देखकर हैरान थे, परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि जो भी ये बात कर रहे हैं वो सरासर झूठ है, सच हो ही नहीं सकता। आज इस बात को लगभग 14 साल का समय बीत चुका है। यदि आज भी उन दोनों बुजुर्गों से बातचीत करें तो उन्हें लगता है कि जो खबर दी गई थी वो झूठ थी, सच था ही नहीं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना को सुनने के बाद आप आर्मी को, यानी कि इंडियन आर्मी को एक बार नहीं हजारों बार, बार बार आप सैल्यूट करेंगे। आप उस पर गौरवान्वित महसूस करेंगे। गौरवान्वित महसूस करते भी होंगे तो इससे ज्यादा करने लगेंगे। आप सोचेंगे कि वाकई अगर किसी में दम है तो इंडियन आर्मी में वो वाकई कुछ कमाल की होती है। ये कहानी अगर एक किताब में ना लिखी होती तो इसे लोग यकीन ही नहीं करते कि ऐसा भी हुआ होगा। ये सच्ची घटना है सन 2004 की। बात कर रहा हूं साउथ कश्मीर से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक जगह है सोफियन। इंडियन आर्मी का एक काफिला जा रहा था और जैसे ही वो काफिला जा रहा है तो एक लड़का जो कश्मीरी है, जो कश्मीरी वेशभूषा में था, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी है उसकी, और जैसे ही उसको आवाज लगाते हैं उस लड़के ने अपने हाथ में कुछ छुपाया हुआ था। उसको वो इस हिसाब से फेंकता है कि आर्मी ऑफिसर या आर्मी की पूरी टुकड़ी का ध्यान उस पर नहीं जाता, जबकि वहां आसपास काफी लोग मौजूद हो जाते हैं। उन लोगों का ध्यान उस लड़के पर था, लेकिन एक व्यक्ति उस भीड़ में ऐसा भी था, उस व्यक्ति ने उस लड़के को देख लिया कुछ चीज को फेंकता हुआ, कुछ सामान को फेंकता हुआ। अब आर्मी वालों ने उस लड़के को पकड़ा और पकड़ने के बाद पूछा कि तुम यहां दिखाई नहीं दिए कभी, कहाँ के हो। वो कहता है कि सब मैं बाहर रहता हूँ। बाहर कहाँ रहते हो। उससे बारीकियां जानने की कोशिश कर रहे थे। वो लड़का अटपटा कुछ ऐसे जवाब दे रहा था जो आर्मी वालों को अच्छा नहीं लग रहे थे। गुस्साए आर्मी ऑफिसर ने उसको 1-2 थप्पड़ मार दिए और थप्पड़ मारने के बाद उसको कहा कि गाड़ी में बैठाओ। जब गाड़ी में बैठाने वाली बात आती है तो जो व्यक्ति उस लड़के को देख रहा था कुछ सामान फेंकते हुए, इस बीच में जब आर्मी के ऑफिसर उस लड़के से बातचीत कर रहे थे, तुरंत ही उसने जाकर देखा जो सामान फेंका था दरअसल वो इंडियन आर्मी के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो उस लड़के के पास होते हैं, जो कि आतंकी था। अब यही बात देखने के बाद उस व्यक्ति ने अपने आर्मी ऑफिसर से हाथ पैर जोड़ते हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि साहब लड़का बाहर रहता है, यहाँ गांव में कम आता है, इसलिए छोड़ दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। तो आर्मी के ऑफिसर कहीं ना कहीं शांत हो जाते हैं और उस लड़के को डांट डपट कर उसके साथ जो मारपीट करनी थी वो ये सब करके चले जाते हैं। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। वो कहता है कि साहब मेरा नाम इफ्तिकार है। इफ्तिकार, तुम यहाँ के तो दिखाई नहीं देते हो, आखिर क्या बात है, क्या नहीं। तो कहता है कि मैं यहीं इसी इलाके का रहने वाला हूँ और मैं इधर से उधर घूमता रहता हूँ, मेरा एक मकसद है। उस व्यक्ति ने उसको कुछ जो दस्तावेज उसने फेंके थे आर्मी के, उनको दिखाते हुए कहा कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते हो, कुछ ना कुछ खास बात है, कुछ अलग है तुम्हारे अंदर। तो कहता है कि मैं एक उद्देश्य बनाए हुआ हूं कि जब तक सैकड़ों आर्मी के जवानों को ना मार दूं, सैकड़ों का कत्ल ना कर दूं, तब तक मेरे कलेजे की आग ठंडी नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति थोड़ा सा मुस्कुराता है, कहता है कि इतना आसान नहीं है, आर्मी वालों की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है, तुम किसी का बाल भी बांका नहीं कर सकते। वो कहता है कि मेरे अंदर की जो आग है तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ। जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अंदर से निकाल सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उस व्यक्ति को भी लगता है कि बाकी बात में कुछ तो दम है। तभी उसने कहा ठीक है। वो लड़का 6 महीने से पिछले एक लक्ष्य को साधे हुआ था, तैयारी कर रहा था और उसकी बात, उन दोनों की जो बातचीत चल रही थी
वो कश्मीरी भाषा में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है, वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद फिर वही व्यक्ति उस लड़के को मिल जाता है, कहता है कि तुम्हारे काम को मैं आसान करा सकता हूँ। अब बात आसान करने वाली होती है तो वो लड़का कहता है ठीक है, जिसका नाम इफ्तिकार होता है। इफ्तिकार बोलता है ठीक है, अगर आप आसान करा सकते हो तो करा दीजिए। दरअसल उस व्यक्ति ने इस इफ्तिकार को दो लोगों से मुलाकात कराई थी, और दोनों लोग जो होते हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर होते हैं, उनके संपर्क में लेकर आता है। इसका एक का नाम होता है अबू तोरारा और दूसरे का नाम होता है अबू सब्जार। ये हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर होते हैं। उनके पास जब उनके लेके जाते हैं, कहते हैं कि देखो ये लड़का है, और ये बताता है कि सन 2001 में इसके भाइयों को आर्मी के ऑफिसरों ने, आर्मी ने मार दिया है, तो इसलिए ये आर्मी से बदला लेना चाहता है और ये तुम्हारे काम का लड़का हो सकता है। बस इतना था। उन दोनों आतंकियों ने इस लड़के से पूछा, इफ्तिकार से, कि इफ्तिकार तुम क्या कर सकते हो, क्या जानकारियां हैं। तो वो कुछ ऐसी जानकारियां, ऐसी चीज़ें उन दोनों आतंकियों को दिखाता है कि उन आतंकियों को भी यकीन नहीं होता कि ये इतनी सारी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां इसके पास कैसे हो सकती हैं। तभी पूछते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो। वो कहता है कि मैं जो सेना के जगह जगह इनकी चौकियां हैं, मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं जितने ज़्यादा सैनिकों को मारूंगा, उनकी हत्याएं करूंगा, मुझे उतनी ही खुशी मिलेगी। इन दोनों को इस बात को सुन के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन उनमें से एक जो होता है अबू तोरारा, उसे लगता है कि ये लड़का एकदम साधारण नहीं है, कुछ अलग है, कुछ बात है इसके अंदर। वो उसकी परीक्षा लेता है, बातचीत करता है, लेकिन जब भी वो अबू तोरारा उससे बात करता था तब उस पर शक ही करता था, लेकिन उसका बचाव करता था अबू सब्जार। साथ साथ रहने लगते हैं तीनों, और यहीं से एक बड़ी प्लानिंग करते हैं। इंडियन आर्मी की जो चौकियां थी, उनके कैंप थे, उनको उड़ाने की और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी को नुकसान पहुंचाने की सब कुछ प्लानिंग चल रही थी। इस लड़के को कहा जाता है कि तुम चाय बना के लेके आओ। लड़का चाय बना रहा था, ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, और बातचीत से साफ जाहिर हो रहा था कि एक यकीन कर रहा था और एक उस पर बहुत ज़्यादा शक कर रहा था। और जैसे ही वो लड़का चाय लेके आता है, ट्रे उनके आगे करता है, तभी अबू तोरारा कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम वो नहीं हो जो हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो लड़का बहुत गुस्से में आता है, चाय को रखता है, चाय को रखने के बाद अपनी राइफल निकालता है और उनके आगे डाल देता है, और डाल के कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं है कि मैं आपका भाई नहीं हूं, मैं कोई और हूं, तो ये रही बंदूक और मुझे मार दो। मेरे सीने में गोलियां जितनी चाहो उतनी उतार दो, लेकिन मैं तुम्हारा ही भाई हूं। जिस तरह से उसने वो बंदूक को फेंक के उन्हें मारा था, उन दोनों आतंकवादियों को यकीन हो गया कि जिस लड़के पर हम शक कर रहे हैं, जो लड़का हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है आर्मी की, जरूर यह हमारी मददगार साबित हो सकता है। वो दोनों बातचीत में खो जाते हैं, और तभी वो लड़का अपनी पिस्टल निकालता है, और पिस्टल निकालने के बाद दोनों को गोलियों से भून देता है। दोनों ही हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर होते हैं, और उनको उनकी बहुत दिनों से आर्मी को तलाश थी। इसके बाद यहाँ से बहुत सारा सामान, बताया जाता है कि और भी आतंकवादी वहाँ आने वाले थे, बहुत सारे इन्होंने गोली बारूद ये सब इकट्ठा किए हुए थे, हमला करने की पूरी तैयारी थी। अब यहाँ से ये सामान लेके सीधा पहुँच जाता है अपने कैंप में। वहाँ जाके उसकी वेशभूषा, उसकी दाढ़ी, उसके बाल बिल्कुल आतंकी जैसे थे, लेकिन वो आतंकवादी नहीं होते। दरअसल वो इंडियन आर्मी का ऑफिसर था, जिसका नाम मेजर मोहित शर्मा होता है। मेजर मोहित शर्मा उन दोनों की लाशों को, उनको लेकर जब वहाँ कैंप में पहुँचता है, तो आर्मी के ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हारा भी जवाब नहीं है, ऐसे कितने और काम करोगे। दरअसल ये जो किस्सा है, ये जो कहानी है जो मैंने अभी आपको सुनाई है, दो राइटर हैं, शिव अरूर और राहुल सिंह। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंडियन मोस्ट फेयरलेस वॉल्यूम 2। उसमें इस पूरे किस्से का हवाला दिया है, और ऐसे बहुत सारे किस्से हैं इस आर्मी ऑफिसर के नाम, जिसका नाम है मोहित शर्मा, जो कि मेजर है इंडियन आर्मी में। अगर हम इस ऑफिसर के बारे में बात करें तो इस ऑफिसर का जन्म होता है रोहतक, हरियाणा में, और शुरुआती जो एजुकेशन होती है मानव स्थली स्कूल दिल्ली से, और बाकी की एजुकेशन होती है होली एंजल्स और डीपीएस गाजियाबाद से। दरअसल इसका एक भाई है, बड़ा भाई, जिसका नाम है मधुर शर्मा। मधुर शर्मा शुरू से ही आर्मी में या फिर किसी और अन्य फोर्स में जाने की तैयारी कर रहा था, बेहद पढ़ने में होशियार। और इस लड़के की खास बात ये थी कि ये कोशिश कर रहा था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सेना का एक जवान बने, और अपने पापा का, अपनी माँ का और अपने देश का नाम रोशन करे। कई एग्जाम दिए लेकिन पास नहीं हो पाया। जबकि जो छोटा भाई है, इसका नाम मोहित शर्मा होता है, वो थोड़ा नटखटी स्वभाव का होता है। इसका ध्यान सिर्फ खेलने कूदने में, म्यूजिक में, अलग अलग तरह की चीज़ों में, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छे बड़े बाल रखने, स्टाइलिश टाइप का लड़का था। एक दिन अपने बड़े भाई से कहता है कि भाई मुझे भी सेना में जाना है, मुझे भी
सेना ज्वाइन करनी है। तो बड़ा भाई कहता है कि मैं इतनी तैयारी करता हूँ, मैं इतना पढ़ता हूँ और कभी यार कोई परीक्षा पास नहीं कर पाया, तुम कैसे परीक्षा पास कर सकते हो, ऐसा कैसा हो सकता है। तब ये 12वीं क्लास में था, बात 1995 की है। उसने एक एनडीए का फॉर्म भरता है और एनडीए फॉर्म भरने के बाद जब परीक्षा होती है, चुपके से इसने परीक्षा दी, माता पिता किसी को भी नहीं बताया, और परीक्षा देता है और परीक्षा में पास हो जाता है। अपने भाई को फ़ोन करके कहता है, भाई साहब मैंने परीक्षा पास कर लिया एनडीए की और अब मैं ऑफिसर बनने वाला हूँ। जब ये वाली बात बड़ा भाई सुन रहा था, बड़ा भाई कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, यकीन नहीं होता। वो कहता है कि सामान तैयार कर लो, मेरी पैकिंग कर दो और मैं ट्रेनिंग के लिए निकल रहा हूँ। बड़ा भाई को वाकई यकीन नहीं हो रहा था। बड़े भाई का सपना सपना रह जाता है और ये लड़का एनडीए में शामिल हो जाता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत शानदार होती है। 1995 में भर्ती हो जाता है और 1999 तक बस वो कमाल करता है। राष्ट्रपति खुद उसको अपने पास बुलाते हैं और उसको सैल्यूट करते हैं कि वाकई मोहित शर्मा तुम्हारा काम लाजवाब है। एनडीए के दौरान ही 1999 में इनको IMA यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी, उसमें जाने का मौका मिलता है और यहीं से वो इंडियन आर्मी में पहुंच जाते हैं। और अपने कारनामों की वजह से, अपने अच्छे अच्छे कामों की वजह से, सेना के प्रति, देश के प्रति ईमानदारी होने की वजह से जून 2003 में इन्हें फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल कर लिया जाता है। बस यहाँ से शामिल होना था और जो इनका बचपन से लेके आज तक का ख्वाब था, आज तक के सपने थे, जैसी फिल्में देखी थी कि कोई भी अंडरकवर एजेंट होता है जिस तरह से, तभी इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ अलग करना है। यानी कि फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्स में शामिल होते ही अपने बाल बढ़ाते हैं और दाढ़ी बढ़ाते हैं और दाढ़ी बाल बढ़ाने के बाद बिल्कुल कश्मीरियों की तरह बोलना सीख जाते हैं। अब कश्मीरी बनकर इधर उधर रहते हैं और ऐसे ही एक एक करके आतंकवादियों को इधर उनके कैंप में घुसते थे, जाकर मार गिराया करते थे। कई सारे ऐसे काम किए, लेकिन ये इनके बारे में ज़्यादा जानकारी इसलिए भी नहीं मिलती क्योंकि ये फोर्स के बहुत ही सीक्रेट कार्य होते हैं, इनको बताना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन जो किताब मैंने बताई थी इंडियन मोस्ट फेयरलेस वॉल्यूम 2, उसमें वो किस्सा था जो मैंने अभी आपको सुनाया था। ये ऐसे चलता रहता है और इनके बारे में एक से एक बढ़कर किस्से और एक के बाद एक इन्हें पुरस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं। अब बात आती है सन 2009 की। होली की छुट्टी का इन्होंने पहले से आवेदन किया था, छुट्टी मिल जाती है, इन्हें अब घर आना था। अब जैसे ये घर आने की तैयारी कर रहे हैं, 2-4 दिन के बाद इनकी छुट्टी सैंक्शन हो ही नहीं वाली थी, तभी इनका एक दोस्त होता है, इनकी ही सेम उसका पदगा, और उसके भाई का मुरादाबाद में रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। और वो व्यक्ति, वो ऑफिसर अपने बड़े सीईओ के पास जाकर कहता है कि साहब मेरे भाई का एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, आप देख लीजिए, मुझे छुट्टी दे दीजिए। वो कहते हैं नहीं कि हम छुट्टी नहीं दे सकते, हमारे पास वैसे ही ऑफिसरों की कमी है, तो इसलिए आपको रहना पड़ेगा। ये बात मोहित शर्मा सुन रहे थे। मोहित शर्मा ने कहा कि सर इनको छुट्टी दे दीजिए और मेरी जो छुट्टी है उनको कैंसिल कर दीजिए, ये अपने भाई से मिल लेंगे, मैं फिर कभी जाकर अपने घर में, अपने परिवार में मिल लूँगा, मेरा तो मुलाकात ऐसी होती रहती है। उस ऑफिसर की छुट्टी पे चले जाने के बाद मोहित शर्मा को उनकी जगह जिम्मेदारी दी जाती है। एक दिन सीईओ कहते हैं कि मोहित शर्मा, आपको अपनी टीम के साथ कुपवाड़ा जिले का हापरूड़ा एक इलाका है, जंगल है, आपको वहाँ जाना चाहिए। वहाँ 21 मार्च 2009 की रात में कुछ हलचल की बात सुनी थी। ये अपने 10 सैनिकों के साथ उस इलाके में जाते हैं और इलाके में जाने के बाद जैसे ही वो जा रहे हैं तो इनके 9 सैनिक पीछे रह जाते हैं, ये थोड़ा आगे चले जाते हैं। आगे एक नाला पड़ता है, बाकी सैनिक उस नाले को क्रॉस ही कर रहे थे कि इनके कदम कुछ 10-20 आगे चले जाते हैं। इन्होंने कुछ थोड़ा दूर से देखने की कोशिश की तो देखा कि कई आतंकवादी हैं, दूर से हलचल हो रही है। इससे पहले कि कुछ समझ पाते, उधर से गोलीबारी शुरू हो जाती है। इधर वो अपने लोगों से इशारा करते हैं कि तुम लोग शांत रहो, मतलब आपको छुपना है, आपको बैकअप देना है। इधर से गोली चलने लगती है, उधर से भी गोली चलती है। पता चलता है कि ये 9 सैनिक जो हैं वो भी, और खुद मेजर मोहित शर्मा, वो उन आतंकवादियों से घिर जाते हैं और चारों तरफ उनके आतंकवादियों की एक बड़ी टुकड़ी थी। गोलीबारी चलने लगती है और इसी गोलीबारी में वो 4 आतंकवादियों को मार गिराते हैं, जबकि बाकी जो आतंकवादी होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इसमें हताहत ये होती है कि इसमें मेजर मोहित शर्मा शहीद हो जाते हैं। जब उनकी मौत हो जाती है, उन्होंने न केवल अपने ऊपर सारी लड़ाई लेते हुए बल्कि अपने सैनिकों की जान बचाते हैं, और जान बचाने के बाद वो जब यहाँ शहीद होते हैं, अगले दिन ये सूचना सीधा उनके घर पहुँचती है। एक चौकी इंचार्ज के माध्यम से 2 सिपाही उनके घर आते हैं और बताते हैं कि तुम्हारा बेटा शहीद हो गया है। तो माँ को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जिस तरह की इस किताब में जो एक कहानी छपती है, उसके बाद मोहित शर्मा की बात जब दुनिया के सामने आती है तो लोग सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि मोहित शर्मा ने शुरू से लेकर ही
जब से वो आर्मी में, जब से वो सेना में भर्ती हुए थे, उन्होंने एक दो नहीं, उन्होंने ऐसे बहुत सारे ऑपरेशन किए थे जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को न केवल मार गिराया बल्कि वहाँ से खदेड़ने में भी अहम भूमिका निभाई थी। बड़े बड़े मंचों से इन्हें सम्मानित किया गया और 26 जनवरी 2010 को प्रीतिवा देवी सिंह पाटिल ने, इनकी जो पत्नी है जिनका नाम ऋषिमा शर्मा है, जो कि खुद आर्मी में है, उनको अशोक चक्र से इनके मरणोपरांत सम्मानित किया। और जब उन्हें सम्मानित किया जा रहा था तो देश एक तरफ गौरवान्वित महसूस कर रहा था और इतने होनहार अपने ऑफिसर को खोने का मलाल भी था, अफसोस भी था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।